जैसा कि आप जानते हैं 4 तारीख को चुनावी नतीजे आए, 5 तारीख को टीएमसी कार्यकर्ता अबीर शेख की हत्या हुई, 5 तारीख को विश्वजीत पटनायक की हत्या। कुल मिलाकर अब तक 5 से ज्यादा हत्याएं हो चुकी हैं। 3 लाख से ज्यादा फोर्स चुनाव में लगाई गई, वो कहां गई? पुलिस के सामने ही लोगों को मारा जा रहा है। और महिला सम्मान का एक नजारा, न हिंदू से, न मुस्लिम से, न सिख ईसाई से मतलब, ये खतरे में डालेंगे सभी की जान को ये एक दिन। और सियासत कर रहे हैं जो फकत मजहब की अपाहिज करके छोड़ेंगे हिंदुस्तान को ये एक दिन। करते हैं उससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में प्रचंड जीत के बाद देश के प्रधानमंत्री पहुंचे दिल्ली हेडक्वार्टर और वहां उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि बंगाल अब भय मुक्त हो गया है, विकास के भरोसे से युक्त है, अब बदला नहीं बदलाव की बात होनी चाहिए, भय नहीं भविष्य की बात होनी चाहिए, हिंसा के चक्र को हमेशा के लिए समाप्त होना चाहिए, खत्म करना चाहिए। पहले सुनते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बयान। आदाब दोस्तों, मैं शादाब अजीम एक बार फिर आप सबके सामने आपसे रूबरू होने आया हूं और आज बात एक बार फिर पश्चिम बंगाल की। और जैसा कि आप जानते हैं, कल अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शुभेंदु अधिकारी के नाम का ऐलान किया था और आज शुभेंदु अधिकारी ने शपथ ग्रहण की और अब हम देखेंगे कि नए मुख्यमंत्री के तौर पर पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी होंगे। लेकिन और प्रधानमंत्री के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह और कई सूबों के मुख्यमंत्री वहां पर शपथ ग्रहण में शामिल होने पहुंचे। शुभेंदु अधिकारी के जो कई बयान बहुत ज्यादा वायरल हुए, जिसमें उन्होंने कहा 2024 में कि सबका साथ सबका विकास अब नहीं चलेगा, यानी कि संकेत साफ हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। और जिस तरह उन्होंने कहा कि अब सिर्फ एक संप्रदाय यानी हिंदुओं का विकास होगा, तो क्या संकेत है कि दूसरे का सर्वनाश होगा। लेकिन ये वक्त बताएगा उनकी कार्यशैली और उनकी कट्टर छवि जिस तरीके की वो प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा था पहले भी अपने कई वीडियोस में कि आज एक भारतीय जनता पार्टी में एक कड़ा कंपटीशन चल रहा है कि सबसे सांप्रदायिक चेहरा कौन होगा। और अब माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के साथ साथ एक और हम क्या सांप्रदायिक बड़ा चेहरा उभरता हुआ देखेंगे, ये वक्त बताएगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल के साथ भारतीय जनता पार्टी ने 22 राज्यों में सरकार उनकी बन चुकी है और देश के सबसे बड़े भूभाग पर अब भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण रूप से कब्जा है। ऐसे इजराइल सिकाया गाजा में, उस तरीके से हमारी भारत की 100 करोड़ हिंदू, देश का हिंदू हित में चल रहा है सरकार। सबक सिखाना चाहिए। सबाई मिले लड़बो, আমরা জিতবো, হিন্দু বাঁচাবো, সংবিধান বাঁচাবো। আর বলবো, আমিও বলেছি রাষ্ট্রবাদী মুসলিম, আপনারাও বলেছেন सबका साथ सबका विकास। আর বলবো না, বলবো जो हमारे साथ हम उनका साथ, जो हमारे साथ। अब बात करते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु में जिस तरीके से थलपति विजय ने एक शानदार विजय हासिल की, लेकिन उनके पास नंबर पूरे मौजूद नहीं थे। 118 का बहुमत चाहिए था। गवर्नर ने उन्हें तमाम अड़ंगे उनके बीच में लगाए, लेकिन कांग्रेस ने एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल या कम्युनल फोर्सेस को बाहर करने के लिए जिस तरीके से 5 विधायकों का समर्थन बिना शर्त उन्हें दिया और उसके बाद भी उनके पास नंबर्स पूरे नहीं थे जो 118 चाहिए था। उसके बाद कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी और उनके तमाम सीनियर लीडर्स ने छोटी छोटी जो पार्टियां थी उनसे बात की और अब उनके पास वो नंबर्स मौजूद हैं। तो हम देखेंगे, कल उनका शपथ ग्रहण होगा। अब तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में हम थलपति विजय को वहां पर देखेंगे। अब एक सुपरस्टार जो फिल्मी दुनिया का काफी बड़ा नाम था, अब वो राजनीति के मैदान पे कैसी पारी खेलते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। बहुत करते हैं उससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में प्रचंड जीत के बाद देश के प्रधानमंत्री पहुंचे दिल्ली हेडक्वार्टर और वहां उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि बंगाल अब भय मुक्त हो गया है, विकास के भरोसे से युक्त है, अब बदला नहीं बदलाव की बात होनी चाहिए, भय नहीं भविष्य की बात होनी चाहिए, हिंसा के चक्र को हमेशा के लिए समाप्त होना चाहिए, खत्म करना चाहिए। पहले सुनते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बयान। एक आग्रह भी करना चाहता हूं, बंगाल में बीते दशकों में
राजनीतिक हिंसा की वजह से न जाने कितनी जिंदगियां बर्बाद हो। मेरा स्पष्ट मानना है कि आज से बंगाल की चुनावी जो आदतें फैली हुई हैं उसमें बदलाव आना चाहिए। आज जब भाजपा जीती है तो बदला नहीं, बदलाव की बात होनी चाहिए। भय नहीं, भविष्य की बात होनी चाहिए। मेरी सभी राजनीतिक दल आपने सुना, देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि अब भय नहीं, भविष्य की बात होनी चाहिए। हिंसा के चक्र को हमेशा के लिए खत्म करें। लेकिन वहां के हालात ये 4 दिन बाद भी कुछ और ही नजारा बयां कर रहे हैं। लगातार जगह जगह पर आगजनी की जा रही है, दुकानें लूटी जा रही हैं, टीएमसी के कार्यकर्ताओं को दौड़ा दौड़ा कर मारा जा रहा है। टीएमसी के 100 से अधिक दफ्तरों को, उनके ऑफिसेस को या तो आग के हवाले कर दिया गया है या उन पर कब्जा कर लिया गया है। इसी बीच कल शुभेंदु अधिकारी के निजी सचिव की हत्या हो गई। इसका इल्जाम अभिषेक बनर्जी पर लगाया जा रहा है और टीएमसी ने वहीं कहा कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। इसमें एक गहरी साजिश नजर आती है। जैसा कि आप जानते हैं, 4 तारीख को चुनावी नतीजे आए, 5 तारीख को टीएमसी कार्यकर्ता अबीर शेख की हत्या हुई, 5 तारीख को विश्वजीत पटनायक की हत्या। कुल मिलाकर अब तक 5 से ज्यादा हत्याएं हो चुकी हैं। 3 लाख से ज्यादा फोर्स चुनाव में लगाई गई, वो कहां गई? पुलिस के सामने ही लोगों को मारा जा रहा है और महिला सम्मान का एक नज़ारा भी हमने और आपने देखा। ममता बनर्जी की एक रिश्तेदार जब पोलिंग काउंटिंग पर पहुंची तो चंद लफंगों ने उन्हें घेर कर किस तरह उनकी हुटिंग की। उधर माननीय अखिलेश यादव ममता बनर्जी से मिलने उनके घर पहुंचे। सबसे पहले देखिए, माननीय अखिलेश यादव ने कहा, आप हारी नहीं हैं। You fought very well. नहीं कुछ नहीं, ये कुछ नहीं होता है। देखिए आप इतना अच्छा लड़े, उससे आप हारे नहीं है। नहीं, आप हारे नहीं है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, माननीय अखिलेश यादव ने, ये साफ मैसेज देने की कोशिश की है कि पूरा विपक्ष ऐसे मौके पर एकजुट हो। और मेरा ये मानना है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव ही इस पूरे विपक्ष को एकजुट करने के सूत्रधार हो सकते हैं। उधर ममता बनर्जी ने इस्तीफा देने से साफ इनकार किया कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। हालांकि मंत्रिमंडल बर्खास्त कर दिया गवर्नर ने और उन्होंने साफ कहा कि मुझे हटाएं और मैं ये वोट की लूट, ये वोट की डकैती के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगी और अगर जरूरत पड़ी तो मैं इंटरनेशनल कोर्ट में भी इसकी गुहार लगाऊंगी। आज वो कह रही हैं कि मैं इंडिया गठबंधन को मजबूत करने का काम करूंगी, छोटी सी एक मेंबर बनकर। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि कुछ अतीत में की गई गलतियां जो भविष्य में आपके सामने आती हैं और आप उस वक्त लाचार हो जाते हैं। याद दिलाना चाहूंगा कि जब हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक में जब राहुल गांधी ने वोट चोरी पकड़ी तब ममता बनर्जी साथ नहीं आई। CAA के खिलाफ मतदान हुआ तब ममता बनर्जी ने अपने सभी सांसदों को संसद से वॉकआउट कराया। यानी एक तरीके से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का वहां पर साथ देने का काम किया। भारत जोड़ो यात्रा निकाली राहुल गांधी ने, तब ममता बनर्जी साथ नहीं आई। और 2024 में याद दिलाना चाहूंगा, लोकसभा चुनाव की पूरी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी और उन्होंने बीच चुनाव में राहुल गांधी के लिए ये कहा था कि कांग्रेस पूरे देश में शायद 40 सीटें भी नहीं जीत पाएगी। भारतीय जनता पार्टी को बंगाल का रास्ता दिखाने वाले भी ममता बनर्जी थी। आज उन्हीं के साथ बहुत बड़ा खेला हो गया। 10 साल पहले भारतीय जनता पार्टी ने सांप्रदायिकता का जो बीज बोया था उसने भी वहां फल देने का काम किया और पूरा सरकारी तंत्र लगाकर प्रचंड जीत भारतीय जनता पार्टी ने वहां हासिल करी और ममता बनर्जी भी अपनी सीट नहीं बचा पाई।
और मेरा ये मानना है, मेरा पर्सनल ये मानना है कि शायद हम बहुत जल्दी टीएमसी के वो तमाम जीते हुए विधायकों को, उसमें ज़्यादातर विधायकों को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करते देखेंगे, क्योंकि अमित शाह इस काम में माहिर माने जाते हैं। और जो हालात वहाँ पर हैं, जाहिर बात है कि आप मेरे साथ आओगे नहीं तो जेल जाओगे। निगाहें प्रदेशों पर, लेकिन निशाना 2029 लोकसभा चुनाव। आप देखिए पंजाब में शायद हमको और आपको बहुत जल्द कुछ फेरबदल, बड़ा फेरबदल देखने को मिले। मुझे अब ये लगता है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने जो बात एकात्म मानववाद में कही थी कि एक देश में एक रिलीजन यानी एक सरकार की बात उन्होंने कही, वही गोलवरकर ने लिखा था वन गवर्नमेंट वन पार्लियामेंट, यानी कि एक नेता होगा पूरे देश में और वही सब कुछ सर्वे सर्वा होगा। आज क्या संघ का ये सपना मोदी जी साकार करेंगे? आप देखिए तेजस्वी, नीतीश कुमार, बिहार में समाप्ति हो चुकी है लगभग। महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली के साथ साथ रीजनल पार्टी की सियासत लगभग खत्म होती जा रही है। इसी दिशा में मोदी जी आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो क्या 2029 में होंगे 400 पार? और ये सारी रणनीति 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद बनी थी। 2024 में भारतीय जनता पार्टी ने 400 पार का नारा दिया, जैसा कि हम और आप जानते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने उनके सपने को चकनाचूर करने का काम किया। और यहाँ तक अयोध्या सीट जो बड़ी अहम मानी जा रही थी उत्तर प्रदेश के लिए, वो भी समाजवादी पार्टी ने जीती। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, अगर कोई है जो पूरे विपक्ष को एकजुट कर सकता है तो वो एकमात्र, एक सूत्र में पूरा बांधने का काम कर सकता है, वो एकमात्र नेता है राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी। उनमें मेरा मानना है कि वो पोटेंशियल है कि वो सबको लामबंद कर सकते हैं। फिर वही है जो फिर वही होंगे मेरा ख्याल है जो शायद उत्तर प्रदेश में पीडीए के फार्मूले के तहत इनके जीत के रथ को रोकने का काम कर सकते हैं। और मैं कहना चाहूंगा, न हिंदू से, न मुस्लिम से, न सिख ईसाई से मतलब, कि खतरे में डालेंगे सभी की जान को ये एक दिन। और सियासत कर रहे हैं जो फकत मजहब की अपाहिज करके छोड़ेंगे हिंदुस्तान को ये एक दिन। और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि प्लीज आप लोग जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमें हिम्मत मिले और अच्छे वीडियोस बनाने की और कुछ बेहतर बनने की। बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब।